गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ रहे थे, ट्री के बारे में, और हमने कुछ स्टडी की थी। हमने एक थ्योरम समझ ली थी कि वृक्ष में दो शीर्षों के मध्य केवल और केवल एक पथ होता है बेटे। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिटेल से समझ लिया था बेटे। हम एक से ज़्यादा पथ लेके चल रहे थे और हमें क्या प्राप्त नहीं हो रहा था, वृक्ष ही प्राप्त नहीं हो रहा था। तो वृक्ष है तो उसमें दो शीर्षों के मध्य केवल और केवल ओनली फॉर ओनली क्या होता है, एक पथ होता है बेटे। आगे वाली थ्योरम देखो आप बेटे 6.2.2 है, वो आपको पढ़नी है सेम टू सेम। किसकी टू कॉपी है? ऊपर वाले थ्योरम की टू कॉपी है बेटे। 6.2.1 थी वो, कि वही क्या है 6.2.2 है। 6.2.3 देखो, n शीर्षों पर प्रत्येक वृक्ष में n-1 कोरे होती हैं बेटे। ये बेटे मैं शुरुआत में भी समझा चुका था आपको कि कोई वृक्ष है उसमें n शीर्ष हैं तो कन्फर्म है कोरे कितनी होंगी, n-1 होंगी बेटे। तो अब इसको ध्यान से समझो बेटे, कैसे सॉल्व करोगे। थ्योरम क्या है, n शीर्षों वाले वृक्ष में n-1 कोरे होती हैं। यह हमें सिद्ध करना है। n शीर्षों वाले वृक्ष में क्या होता है, n-1 कोरे होती हैं। इसको प्रूफ कैसे करोगे? आप एक वृक्ष लेके चल रहे हो। देखो वृक्ष को वैसे किससे लिखते हैं, t से लिखते हैं। माना t n शीर्षों वाला, हमने t क्या माना है, n शीर्षों वाला, क्योंकि वृक्ष है बेटे तो वृक्ष को मैंने t लिख दिया। शीर्ष कितनी है वृक्ष में, n, तो मैंने मान लिया कि माना t है वो n शीर्षों वाला कोई वृक्ष है। t हमने क्या मान लिया, n शीर्षों वाला कोई वृक्ष है। अब हम देखो हमें सिद्ध करना है। वैसे आपको पता है ना, ये तो n-1, जैसे मैं पढ़ा रहा था बेटे आपको, मैं आपको पढ़ा रहा था कि V1, V2, V3, V4, V5 मैंने पढ़ाया था। ये वृक्ष होता है, क्योंकि वृक्ष की परिभाषा मैंने क्या लिखा है, ठीक, तो पास नहीं होनी चाहिए। तो इस ग्राफ में पास है क्या, नहीं। चक्रीय चक्र भी नहीं बन रहा बेटे कहीं। और संबंध ग्राफ पास रहित चक्रीय संबंध ग्राफ क्या होता है बेटे, वृक्ष होता है। तो ये पास रहित भी है, पास भी नहीं है, चक्र भी नहीं है, और संबंध ग्राफ है। तो वह क्या होगा, एक वृक्ष होगा बेटे। अब इस वृक्ष में बताओ कितने शीर्ष हैं। आप देखते बोल दोगे सर 5 शीर्ष हैं, तो डेफिनेट कोरे कम होती है। वृक्ष में यदि n शीर्ष है तो कोरे कितनी होती है, n-1। जैसे आप 5 शीर्ष है तो कोरे कितनी होंगी, 4, 1 2 3 4। वैसे हम जानते हैं, लेकिन जानने से कुछ नहीं होता। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में वहां लिख के क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट बात है। जानते, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में तो वहां तो जानना इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या क्या जानते हो। लेकिन ये बीएससी आप यूजी वगैरह में तो आपको लिखने की कला भी आनी चाहिए बेटे। कैसे क्या लिख क्या होगी कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। तो माना t n शीर्षों वाला कोई वृक्ष है। अब हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे कि वृक्ष t में n-1 कोरे होती हैं। बेटे हमें t में कितनी कोरे दिखानी है, n शीर्ष है तो कोरे कितनी दिखानी है, n-1। वो हम किससे सिद्ध करेंगे बेटे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। सर्वप्रथम हम n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत ये कहता है सबसे पहले किसके लिए प्रूव करो, आप n बराबर 1 के लिए सिद्ध करो। तो सर्वप्रथम हम n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। लिख देना, चूंकि वृक्ष पास रहित होता है। वृक्ष क्या होता है? पास रहित होता है
अतः वृक्ष में एक शीर्ष हो, यदि वृक्ष में एक शीर्ष है तो कोरे 1 - 1 = 0 होती हैं बेटे। अरे n शीर्ष है तो कोरे कितनी दिखानी है, n - 1। n की जगह 1 शीर्ष है तो कोरे कितनी दिखानी पड़ेंगी आपको, 0 दिखानी पड़ेंगी 1 शीर्ष के लिए बेटे। अब आपको पता है सबसे n बराबर 1, n यहाँ शीर्षों की संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक शीर्ष लेके चलेंगे और कोरे कितने दिखानी पड़ेंगी, फिर n की जगह 1 रख दो, 0 कोरे। अब बेटे वृक्ष क्या होता है, पास रहित होता है, वृक्ष की परिभाषा है। अब एक शीर्ष है उस पर तो कोई जो कोर वगैरह वो पास ही तो आ सकती है बेटे, अकेले शीर्ष पर तो और तो कौन सी कोर आ सकती है, आप मेरे को बताओ। वो वृक्ष में पास होता नहीं बेटे, पास रहित होता है क्योंकि टी यहाँ वृक्ष है तो वृक्ष में पास होता नहीं बेटे। तो अतः वृक्ष में एक शीर्ष है तो कोरे कितनी होंगी, फिर 0 होंगी बेटे। एक शीर्ष पर तो पास आ सकती है, वृक्ष में पास होता नहीं तो फिर डेफिनेट है एक शीर्ष है वृक्ष में तो कोरे कितनी आएंगी, 0 आएंगी बेटे। तो n बराबर 1 के लिए आपने दिखा दिया, लिख देना बेटे। माना दिया गया कथन, माना दिया गया जो कथन है बेटे ऊपरी दे रखा है, बुक वाले की तरह के मान लो, कुछ भी मान लो, कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है बेटे। माना दिया गया कथन के मान ले बेटे, एम मान लो, कुछ भी मान लो बेटे। माना दिया गया कथन के शीर्षों के लिए सत्य है बेटे। ये दिया गया कथन है ना, n शीर्ष है तो n - 1 कोरे होती है, ये के शीर्षों के लिए सत्य है, अर्थात के शीर्षों वाले किसी वृक्ष में, के शीर्षों वाले किसी वृक्ष में, अरे के शीर्षों के लिए सत्य है तो n की जगह के रख दो बेटे, कितनी कोरे आएंगी, के शीर्षों वाले किसी वृक्ष में के -1 कोरे होती हैं बेटे, के -1 कोरे होती हैं। अब देखो आप, अब हम n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करेंगे। अब हम किसके लिए सिद्ध करेंगे, n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करेंगे। तो n बराबर k+1 के लिए कैसे सिद्ध करोगे आप, वो ध्यान से देखो बेटे। माना किसी वृक्ष T1 मान लिया मैंने, T1 में k+1 शीर्ष है बेटे। बेटे अब किसके लिए सिद्ध करोगे आप, k के लिए तो मान के चल रहे हैं, अपन k+1 के लिए सिद्ध करेंगे। कहने का अर्थ अपन k+1 शीर्ष लेके चलेंगे किसी वृक्ष में, और उस वृक्ष में अपने को कितनी कोरे दिखानी है, k कोरे दिखानी है बेटे। तो माना किसी वृक्ष T1 में k+1 क्या है, शीर्ष है, लिख देना। चूंकि हम जानते हैं कि वृक्ष में कोई चक्कर विद्यमान है, या परिपथ की बात कर ले बेटे, वृक्ष में परिपथ भी बेटे ये तो होता है कि संवर्त पथ को चक्कर किसे कहते हो आप, संवर्त ट्रेल को क्या कहते हैं बेटे, परिपथ कहते हैं। परिपथ भी वही होता है बेटे, जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पर वापस आपको जाना है, किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो बात है बेटे। देखो चूंकि हम जानते हैं कि वृक्ष में कोई परिपथ नहीं होता है, अभी समझाते हैं बेटे। वृक्ष में कोई परिपथ नहीं होता है, क्यों, परिपथ भी क्या होता है, जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पर वापस आना है। क्योंकि परिपथ होगा तो परिपथ को तो हम हमेशा चक्कर बोल सकते हैं बेटे। एक परिपथ क्या होता है, हमेशा चक्कर भी होता है बेटे। तो परिपथ हो गया तो वृक्ष कहां से होगा, परिपथ होता है जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पर वापस आना है। परिपथ की परिभाषा पढ़ो बेटे। आप बोल दोगे सर चक्कर ही तो नहीं होता, परिपथ होता है। अरे आप सोच के देखो, परिपथ को हम चक्कर भी बोल सकते हैं बेटे। ये परिपथ जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर वापस एंड हो रहा है, चक्कर भी तो यही होता है बेटे।
चूंकि वृक्ष में कोई परिपथ नहीं होता है, अतः वृक्ष T1 में कम से कम एक शीर्ष ऐसा विद्यमान होगा जिसकी कोटि 1 है बेटे। क्योंकि यदि वृक्ष में मान लीजिए कम से कम एक शीर्ष ऐसा होगा जिसकी कोटि क्या है बेटे, 1 से ज्यादा भी, क्योंकि आप जानते हो ना वृक्ष में वैसे बेटे 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वृक्ष में वैसे 1 से ज्यादा ही होते हैं जिनकी कोटि क्या होती है बेटे, 1 होती है बेटे। देखो ये, क्योंकि वृक्ष में चक्कर तो बनता नहीं, तो वृक्ष में कम से कम एक शीर्ष ऐसा होता है जिसकी कोटि क्या होती है, 1 होती है। अब हम वृक्ष से T1 में उस एक कोटि वाले शीर्ष से, अब हम वृक्ष से T1 में उस एक कोटि वाले शीर्ष से तथा अब हम वृक्ष से T1 में से लिख दो बेटे उस एक कोटि वाले वृक्ष, उस एक कोटि वाले शीर्ष तथा उस शीर्ष पर आपतित कोर को, उस शीर्ष पर आपतित कोर को हटा देते हैं बेटे। बेटे बात समझ में आ रही है बेटे? क्योंकि वृक्ष है तो वृक्ष में तो चक्कर बनता नहीं बेटे, तो एक कोटि वाले शीर्ष तो होंगे, डेफिनेट है बेटे। अब उस एक कोटि वाले शीर्ष को और उस पर आपतित कोर को उठा देते हैं बेटे, तो हमें एक नया वृक्ष क्या प्राप्त होता है बताओ? एक नया वृक्ष T2 प्राप्त होता है बेटे। हमने उस शीर्ष को और उस पर जो आपतित कोर थी उसको उठाने पर एक नया वृक्ष हमें प्राप्त हुआ, उसको हमने क्या नाम दे दिया, T2। जिसमें शीर्षों की संख्या कितनी होगी बेटे? जिसमें शीर्षों की संख्या K होती है बेटे, शीर्षों की संख्या K होती है बेटे। अरे क्योंकि T1 में कितने शीर्ष थे बेटे? K+1 शीर्ष थे। आपने एक शीर्ष को उठा दिया तो नया जो वृक्ष आया उसमें शीर्षों की संख्या कितनी आएगी बेटे? आपके पास एक शीर्ष को उठाया तो T1 में K+1 ही है बेटे। देखो यहाँ एक शीर्ष को उठाएंगे तो जो नया वृक्ष आएगा उसमें कितने शीर्ष आएंगे बेटे? K शीर्ष आएंगे। तथा हम जानते हैं तथा K शीर्षों के लिए दिया गया कथन क्या है? सत्य है। क्योंकि आपने K शीर्षों के लिए तो बेटे सत्य मान के चला था बेटे, अर्थात वृक्ष से T2 में जो नया वृक्ष आया जिसमें K शीर्ष हैं बेटे, अर्थात वृक्ष T2 में K-1 कोरे होंगी, क्योंकि इसमें शीर्ष कितने हैं बेटे? K हैं। और K हमें पता है कोई वृक्ष है उसमें K शीर्ष हैं तो बेटे कोरे कितनी होती है? K-1। अब हम हटाए गए शीर्ष तथा उस पर आपतित, अब हमने जो शीर्ष हटाया था, हटाए गए शीर्ष और जो उस पर आपतित कोर थी बेटे, तथा उस पर आपतित कोर को वापस सम्मिलित करें बेटे, वापस शामिल करें, वापस वृक्ष से T2 में शामिल करें, तो हमें दोबारा से क्या प्राप्त होता है बेटे? पुनः T1 वृक्ष प्राप्त होता है बेटे, T1 वृक्ष से प्राप्त होता है बेटे।
बेटे ये बताओ, अभी हमने उस शीर्ष को, अभी मैं थोड़ा सा रिपीट और वैसे मौखिकली प्रैक्टिकली समझा दूंगा आपको मैं। अभी शीर्ष को उठाया था और उस कोर को T1 लेके चल रहे थे हम, सबसे पहले आपको पता है, जिसमें कितने शीर्ष लेके चल रहे थे हम, K+1। हम जानते हैं वृक्ष में कोई परिपथ नहीं होता, चक्कर नहीं होता, तो उसमें एक कोटि वाला शीर्ष तो डेफिनेट मिलेगा बेटे। अब हम उस उठाए गए शीर्ष को, एक शीर्ष को और उस पर आपतित कोर को उठा रहे थे बेटे, तो हमें एक शीर्ष को उठाने पर कितने शीर्ष बचेंगे, K शीर्ष। और वृक्ष था बेटे T1, तो कोई वृक्ष में एक और उठाने पर भी वृक्ष ही प्राप्त होता है। तो जो हमें T2 वृक्ष प्राप्त हो रहा था उसमें K शीर्ष थे बेटे, और K शीर्ष है किसी भी वृक्ष में, तो हम मान के चल रहे हैं कितनी कोरें होती हैं, K-1। अब वापस उस उठाए गए शीर्ष को और उस पर जो आपतित कोर थी उसको शामिल करें, तो हमने एक तो कोर बढ़ाई, उठाए गए शीर्ष तथा उस पर आपतित कोर को वापस वृक्ष T2 में शामिल करें, तो हमें दोबारा से क्या होगा, T1 वृक्ष प्राप्त होगा। एक बार वीडियो को रोक के यहां तक उतार लो। वृक्ष पुण्य T1 वृक्ष प्राप्त होता है, जिसमें कितने शीर्ष होंगे बेटे, देखो T2 में कितने शीर्ष हैं बताओ, K, तो T1 में कितने शीर्ष होंगे बेटे, K+1, जिसमें K+1 शीर्ष तथा T2 में कितने कोरें थी बताओ, K-1, एक की तो कोर बढ़ा रहे हो आप T1 में, तथा K कोरें प्राप्त होती हैं, जिसमें कितने तो शीर्ष होते हैं बेटे, क्योंकि T2 में बेटे K शीर्ष और K-1 कोरें थी। अब T1 बनाने के लिए हमने एक शीर्ष बढ़ाया है और एक कोर बढ़ाई है, तो एक एक बढ़ा दो। शीर्ष T1 में कितने थे, T2 में K थे, तो यहाँ K+1, T2 में कोरें कितनी थी, K-1, तो यहाँ कितने होंगी, K, जिसमें K+1 शीर्ष तथा K कोरें होती हैं बेटे। अतः दिया गया कथन n बराबर K+1 के लिए भी क्या है, सत्य है बेटे। क्यों, अरे n शीर्ष होते हैं तो कोरें कितनी होती हैं बेटे, n-1। तो अब अपन वृक्ष T1 लेके चल रहे थे, उसमें कितने शीर्ष लेके चल रहे थे, K+1 शीर्ष, तो कोरें कितने दिखानी थी, n की जगह K+1 रख दो आप। हमें इसमें कितनी कोरें दिखानी थी बेटे, K कोरें, तो हमने दिखा दी बेटे। तो दिया गया कथन है वो n बराबर K+1 के लिए भी सत्य है, अर्थात गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है, जो मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी है उससे क्या प्रूफ हो रहा है बेटे, सिद्धांत से सिद्ध होता है कि n शीर्षों वाले किसी वृक्ष में n-1 कोरें होती है बेटे। तो बात समझ में आ गई। देखो ऐसी चीजों को प्रैक्टिकली ज्यादा समझा करो। जैसे हम कोई वृक्ष लेके चल रहे थे जिसमें कितने शीर्ष थे बेटे, K+1 शीर्ष थे बेटे। अब हम क्या कर रहे थे, हमें पता है वृक्ष में कम से कम एक निलंबित शीर्ष तो अवश्य होता है बेटे। तो हम बेटे, आप बोलोगे सर ये भी तो वृक्ष है, इसमें निलंबित शीर्ष कहाँ है बेटे, यहाँ शीर्षों की संख्या कितनी है बेटे, K+1 है T1 में। और K कहाँ से लेते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत में कैपिटल N से। तो यहाँ शीर्षों की संख्या बेटे 2 या 2 से ज्यादा होगी, तो कोई भी वृक्ष लेना और उसमें 2 या 2 से ज्यादा शीर्ष लेना बेटे। बेटे ये भी वृक्ष होता है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अकेला कोई शीर्ष ले ले उसको भी क्या बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, क्योंकि पास रहित भी है बेटे। ये अकेला वृक्ष, ये ग्राफ, ये संबंध ग्राफ भी है, अचक्रीय भी है। लेकिन यहाँ जो वृक्ष T1 था उसमें कितने शीर्ष थे बेटे, K+1। और आप जानते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत होता है वो कैपिटल N के लिए अप्लाई होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए बेटे। तो K का मान कैपिटल N से लेंगे तो K का न्यूनतम मान, कैपिटल N क्या होते हैं 1 2 3 4 होते हैं, तो K का न्यूनतम मान में 1 लूंगा तो कितने आएंगे बेटे, यहाँ 2 आएगा बेटे। तो यहाँ वृक्ष ऐसा है जिसमें कम से कम 2 शीर्ष है। कोई भी वृक्ष बना लो जिसमें कम से कम 2 शीर्ष हैं, उसमें कन्फर्म में एक निलंबित शीर्ष तो आएगा बेटे, एक निलंबित शीर्ष तो आएगा बेटे। तो हमने क्या किया, उस निलंबित शीर्ष को और उस पर आपतित कोर को उठा दिया।
अब इस निलंबित शीर्ष को और इस प्राप्तित कोर को उठाएंगे तो पहले कितने शीर्ष थे बेटे, k+1। अब कितने शीर्ष बचेंगे, एक शीर्ष को उठाया तो k शीर्ष, और कोई वृक्ष है उसमें k शीर्ष हैं, तो ये हम पहले ही मान चुके थे कितनी कोरें होती है, k-1 कोरें होती है। तो ये वृक्ष ऐसा है जिसमें k शीर्ष है और कितनी कोरें हैं बेटे, k-1। अब वापस उस कोर को और शीर्ष को शामिल करें तो शीर्ष एक बढ़ जाएगा और कोर भी एक बढ़ जाएगी। तो कहने का तो वृक्ष k+1 तो शीर्ष है और उसमें कोरें कितनी होगी, k, और k+1 के लिए दिखाना था बेटे आपको। एक बार चीजों को समझना, एक बार आराम से 2-3 बार प्रैक्टिकली स्टडी करना एक बार थोड़ी से बेटे। ओके, उतार लिया होगा वीडियो को रोककर। देखो बेटे, एक बार देखो एग्जाम्पल वगैरह चल रहे हैं, क्वेश्चन तो इसके बहुत ईजी हैं, आपको थ्योरम्स वगैरह बता रहे हैं बेटे। बेटे एक बार 6.2.2 भी पढ़ना, या मेरे को बोल देना बेटे कोई दिक्कत आई तो। बेटे 6.2.4 क्या है, माना टी क्या है, एक सरल ग्राफ है जिसमें n शीर्ष हैं और निम्नलिखित कथन परस्पर तुल्य है। बेटे एक टी क्या है, सरल ग्राफ। अरे टी यहाँ क्या है बेटे, एक सरल ग्राफ, सबसे निम्न कथन परस्पर तुल्य है। इसका अर्थ क्या है बेटे कि सबसे पहले फर्स्ट लेके चलना है, सेकंड दिखाना है। टी एक वृक्ष लेके चलना है और हमें प्रूव करना है जिसमें कोई परिपथ नहीं है। कितनी कोरें हैं बेटे, n-1 कोरें है। इसमें परस्पर तुल्य, पहला कथन लेके चलना है, दूसरा दिखाना है, दूसरा लेके चलना है, तीसरा लेके चलना है, चौथा कथन लेके चलना है, पांचवा लेके चलना है, छठवां लेके चलना है, और आपको क्या दिखाना है, फर्स्ट दिखाना है बेटे। तो एक काम करो बेटे, आप एक बार ये सब कुछ आता है वैसे आपको, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लो, जो इसके मेन है वो मैं समझा दूंगा, एक बार आप स्टडी करो इसकी बेटे। एक छोटा सा डाउट भी आपके नहीं रहेगा, एक बार इसको पढ़ लो। इसको कल जो क्लास स्टार्ट होगी पहले मैं कौन सा बताऊंगा, 6.2.4। तो एक बार जो पूरा बुक में दे रखा है उसको रिवाइज कर लो, आप एक बार कर लोगे बेटे। देखो आगे 6.2.5 क्या दे रखा है बताओ। यदि G एक अचक्रीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष और क्या है, k संबंध घटक हैं बेटे, तो G में n-1 क्या होती हैं बेटे, कोरें होती हैं बेटे। तो देखो सिंपल सी बात है, माना G क्या है बेटे, एक अचक्रीय ग्राफ। कौन से नंबर की थ्योरम है ये, 6.2.5 बेटे। बहुत ही समझने वाली इजी थ्योरम है ये, एक एक थ्योरम को ध्यान से समझते रहो बेटे। और थोड़ा बहुत देखो क्या होता है, एक बात मैं आपको लाइव पे बता दूं, खुद बेटे ये चीजें मत सोचा करो कि सर ने मेरे को ये छोटी सी बात नहीं बताई तो मेरे को भी नहीं आई बेटे, नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी सीखना है बेटे। तो ये जिज्ञासु रहनी चाहिए कि हाँ ये सर ने नहीं बताया तो इसको मैं पढ़ूंगा। वैसे सर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक आपके वो हो जाना चाहिए टॉपिक क्लियर। और मेहनत में तो आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लग जाओ बेटे, क्योंकि वरना देखो किसी का कुछ नहीं जाएगा बेटे। कैरियर आपका है, आप पे डिपेंड है कि वो कैरियर को आप बनाते हो, क्या करते हो बेटे। क्योंकि समय ऐसा है बेटे, इसमें खुद को ही अपने आप को खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, और कोई किसी के मोटिवेट करने से भी आप मोटिवेट नहीं होंगे। हम इतना बोल देंगे बेटे ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वही है माहौल ऐसा है, नेगेटिविटी फैल रखी है चारों तरफ बेटे। वही है 2 मिनट तो वो रहेगा आपके पॉजिटिव बेटे, आपके 2 मिनट बाद ही वापस नेगेटिविटी हो जाएगी। तो अपने आप को आप पॉजिटिव रखो और पूरा फोकस आप स्टडी पे रखो आप बेटे। समय है बेटे, समय तो निकल जाएगा, ये कोरोना के तो जो भी है ये कितने साल रहेगा जो भी, लेकिन फिर आपका तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपको तो बेटे। अब एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कोई कहीं कंपटीशन एग्जाम देनी है तो वहाँ हर जगह आपको फिर समस्या आने वाली है बेटे। पीजी वगैरह की एग्जाम दोगे तो भयंकर समस्या आ जाएगी, क्योंकि आपकी ये चीजें कवर नहीं है। क्योंकि वहाँ देखो इतना टाइम नहीं मिलता पीजी के एग्जाम में, जैसे अप्रैल मई में एग्जाम हुई, 2-2.5 महीने बाद ही पीजी की एंट्रेंस एग्जाम में वगैरह रहती हैं, तो फिर वो 2-2.5 महीने का ही टाइम मिलता है। तो जिस विद्यार्थियों के 3 ईयर बढ़िया तरीके से कवर है, वो विद्यार्थी, उस विद्यार्थी को 1% दिक्कत नहीं आती। अब 3 महीने की क्लासें आपकी चली है, हमने जितना हुआ उतना आपको मैटर दिया, लेकिन आप 3 महीने में क्या क्या करवाएं, तो आपके लिए फिर भी हम देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए तो क्या करें, क्योंकि बच्चों के मैटर तो पूरा कवर रहना चाहिए बेटे।
मैटर ऐसे नहीं रहना चाहिए कि आधा पढ़ा आधा नहीं पढ़ा, मैटर पूरा कवर रहना चाहिए, इसलिए हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज किया है। आप तो मजे से घर पे रहिए और स्टडी का भरपूर मजा लो। आप पे देखो ये 6.2.5 क्या है, क्या दे रखा है, जी क्या है, माना जी एक अचक्रीय ग्राफ है बेटे। जी कैसा, आपके पास एक अचक्रीय ग्राफ है और जिसमें क्या है बताओ, n तो शीर्ष है, n शीर्ष और k क्या है, संबंध घटक है। n शीर्ष है और k क्या है, संबंध घटक है। माना जी के संबंध घटक के G1, G2, G3 डॉट डॉट जी के हैं, जिनमें शीर्षों की संख्या बेटे, संबंध घटक आप जानते हैं सभी, जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स होता है बेटे, संबंध घटक आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए जी है, कोई आपको पूछे इस ग्राफ जी के कितने संबंध घटक, आप देखते बोल दो कि 2 संबंध घटक है, क्योंकि ये अपने आप में कनेक्टेड ग्राफ है, ये अपने आप में क्या है, कनेक्टेड ग्राफ। आपके पास संबंध ग्राफ में दोनों अपने आप में 2 संबंध घटक है जी के। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ भी ये ग्राफ जी है और जिसके कितने संबंध घटक है, के। तो मैंने उन संबंध घटकों को क्या नाम दे दिया बेटे, G1, G2, G3 डॉट डॉट जी के। और जिनमें शीर्षों की संख्या क्या है बेटे, क्रमशः आपके पास है N1, N2, N3 डॉट डॉट क्या है, Nk है। तो आपको पता है, इसलिए n बराबर क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट लिख दो बेटे Nk। पहले संबंध घटक में शीर्षों की संख्या N1, दूसरे संबंध घटक में शीर्षों की संख्या N2, केवे संबंध घटक में Nk है बेटे। अब आप ये तो आप जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I = 1 to n Ni बेटे, तो समझ गए आप। जैसे आपके पास ये वृक्ष है बेटे, ये ग्राफ जी मानो कोई अचक्रीय ग्राफ है। अचक्रीय ग्राफ क्या होता है कि बेटे जिसका संबंध घटक इसके 2 है, लेकिन जो दोनों संबंध घटक है उनमें भी कोई चक्कर नहीं रहना चाहिए। तो जी है वो देखो आपके पास अचक्रीय ग्राफ है, क्योंकि जी के 2 संबंध घटक है, वो नॉन साइक्लिक है आपके पास बेटे। यहाँ देखो, पहले संबंध घटक को तो मैंने G1 नाम दे दिया और दूसरे संबंध घटक को G2। इनमें शीर्षों की संख्या मैंने N1, इसमें शीर्षों की संख्या N2। N1 कितना होगा, 1 2 3 4 होगा बेटे। N2 कितना होगा, 2 बेटे। यहाँ ग्राफ जी में कुल शीर्षों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है बेटे। तो n बराबर क्या है, 6। तो यहाँ n बराबर क्या होगा, N1 प्लस N2 होगा। तो वही बात है कि यहाँ ग्राफ जी के टोटल शीर्ष कितने हैं, n है। अरे जी में के संबंध घटक है, तो जो n है वो N2, N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट Nk के बराबर होगा बेटे। लिख देना देखो आप, चूंकि ग्राफ जी का प्रत्येक संबंध घटक की जिसको अपन ने GI से लिखा था बेटे, I की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर K तक है। क्योंकि ग्राफ G का प्रत्येक संबंध घटक अपने आप में, ग्राफ G का प्रत्येक संबंध घटक GI एक अचक्रीय तथा संबंध ग्राफ है बेटे। अचक्रीय तथा संबंध ग्राफ है बेटे, क्योंकि ग्राफ जी अचक्रीय है तो ये संबंध घटक है वो भी क्या होंगे, अचक्रीय होंगे बेटे। ये ग्राफ जी तो वृक्ष नहीं है, क्यों, क्योंकि जी है वो संबंध ग्राफ नहीं है, लेकिन जो इसके संबंध घटक है बेटे, क्योंकि जी अचक्रीय है तो प्रत्येक संबंध घटक भी क्या होगा, अचक्रीय। और इसके जो संबंध घटक है वो तो वृक्ष होंगे, क्योंकि जैसे ये संबंध घटक ले लिया, ये अचक्रीय भी है और प्रत्येक ये संबंध घटक अपने आप में तो संबंध ग्राफ है ना, तो ये संबंध घटक है ना वो क्या होंगे, आपके पास वृक्ष होंगे बेटे। यहाँ तो ग्राफ जी का प्रत्येक संबंध घटक GI एक अचक्रीय तथा संबंध ग्राफ है, इसलिए
जी आई क्या है, एक वृक्ष है बेटे। जो संबंध घटक है वो क्या है, एक वृक्ष है। अतः वृक्ष अतः ग्राफ जी में बेटे, ग्राफ जी में कुल कोरों की संख्या बेटे। बेटे यहां मेरे को बताओ प्रत्येक संबंध घटक क्या है। देखो ग्राफ जी में कुल कोरों की संख्या कैसे निकालोगे, पहले संबंध घटक की कुल कोरें प्लस दूसरे संबंध घटक की कुल कोरें प्लस तीसरे संबंध घटक की कुल कोरें और प्लस केवे संबंध घटक की कुल कोरें। जो संबंध घटक है उन सभी की कोरों को जोड़ दोगे आप तो कुल कोरें आ जाएंगी आपके पास। तो मेरे को एक छोटी सी बात बताओ बेटे, यहाँ पे ग्राफ जी में कुल कोरों की संख्या, तो जो पहला संबंध घटक है वो भी अपने आप में वृक्ष है, दूसरा संबंध घटक है वो भी अपने आप में वृक्ष है, क्योंकि प्रत्येक संबंध घटक अपने आप में संबंध ग्राफ तो होगा ही। प्रत्येक संबंध घटक क्योंकि जी अचक्रीय है तो संबंध घटक भी क्या होंगे, अचक्रीय। तो यहाँ संबंध घटक अचक्रीय और संबंध ग्राफ है बेटे, तो जी आई क्या होगा, एक वृक्ष होगा ग्राफ जी में। अब इसलिए प्रत्येक जी आई, या ऐसे लिख दो बेटे, इसलिए प्रत्येक जी आई या इसलिए प्रत्येक संबंध घटक या प्रत्येक जीआई क्या एक वृक्ष है। तो बेटे पहला संबंध घटक है उसमें कितने शीर्ष हैं बेटे, n1, और पहला संबंध घटक क्या एक वृक्ष है। यदि किसी वृक्ष में n शीर्ष है तो कोरें कितनी होती है, n-1 फिक्स है बेटे। तो यहाँ पहला संबंध घटक है जीवन, वो एक वृक्ष है, उसमें शीर्ष कितने हैं बेटे, वर्टिक्स कितने हैं, n-1, तो एज कितनी होंगी, कोरें कितनी होंगी, n1-1। दूसरा संबंध घटक है वो भी अपने आप में क्या है बेटे, वृक्ष है, शीर्ष कितने हैं, n2, तो कोरें कितनी होंगी, वृक्ष में एक कम होती है कोर बेटे शीर्षों से। तीसरे संबंध घटक में कितने शीर्ष हैं बेटे, n3, तो कोरें कितनी होंगी, n3-1। ऐसे ही जो केवा संबंध घटक है बेटे उसमें कितने शीर्ष हैं, nk, तो कोरें कितनी होंगी, nk-1 बेटे। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे बेटे, यहां से इनको तो ऐसे लिख दोगे i = 1 to k और ni बेटे। सॉरी n कैसे लिख दिया बेटे, k तक जा रहा था तो k ही आएगा बेटे। सुनो बेटे n1 n2 n3 डॉट डॉट क्या है, nk है। इसको ऐसे लिख सकते हो n1 + n2 + n3 डॉट डॉट nk को आप। अरे बेटे 1 1 1 ये कितनी बार है, एक n1 के साथ है, n2 के साथ है, ऐसे k बार है 1 1, तो k लिख दिया बेटे। और इसको समीकरण 1 से क्या लिख दोगे बेटे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको n लिख दोगे बेटे। तो यही हमें प्रूव करना था। एक बार आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना बेटे। एक बार वीडियो को रोक के उतार लो बेटे। देखो ज्यादा मैटर बचा नहीं है, कभी भी आपका यह चैप्टर करवा देंगे जब इच्छा होगी तभी, क्योंकि इतना मैटर है नहीं इसमें, छोटी छोटी बातें हैं। अब तो एक बार आज वाली क्लास थोड़ी सी मैं शॉर्ट लेके चल रहा हूं, एक बार इस मैटर को आप ध्यान से पढ़ना जो आपको पढ़ाया गया है। ओके।